हिमाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ बर्फ और चट्टानें ही आती हैं, पर वहाँ कुछ और भी छिपा है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी झीलें। हाँ, ऐसी झीलें जिनकी कहानियां अब सोचिए हजारों साल पुरानी हैं। कुछ तो इतनी पवित्र हैं कि लोग उनमें सोना चढ़ाते हैं। और कुछ इतनी विशाल कि उन्हें बनाने के लिए 95 गांव तक खाली करने पड़े। आज हम इन्हीं झीलों की दुनिया में उतर रहे हैं। और देखिए, ये दुनिया ना एक तरह से दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ वो झीलें हैं जो प्रकृति और पौराणिक कथाओं से बनी हैं, जहां आज भी आस्था सांस लेती है। और दूसरी तरफ वो विशाल जलाशय हैं जिन्हें इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है। और इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ना, वही हिमाचल की असली कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहाँ से करें? चलिए एक शांत और खूबसूरत झील करेरी से शुरू करते हैं। करेरी झील, अच्छा, ये धर्मशाला के पास है। मैंने सुना है कि ये ट्रेकर्स के बीच बहुत बहुत लोकप्रिय है, पर ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह से ज्यादा होगी, है ना? बिल्कुल, ये लगभग 1810 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है। अच्छा। पर इसकी असली अहमियत इसके इकोसिस्टम में है। ये झील चारों तरफ से ओक और देवदार के घने जंगलों से घिरी है, और यही जंगल वो इसके पानी को साफ रखते हैं। और इसका पानी जाता कहाँ है? इसका पानी आगे जाकर ल्यून नदी में मिलता है, जो कि उस पूरे इलाके के लिए एक जीवन रेखा है। तो मतलब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक पूरे नदी तंत्र का, कह सकते हैं, शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल सही। इसी तरह की एक और झील है जिसके बारे में मैंने सुना है, कुमारवा। कहते हैं कि वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां एक अजीब सी परंपरा है। हाँ, कुमारवा झील ये मंडी जिले में है, और इसकी ऊंचाई 3150 मीटर है। मतलब काफी ऊंचाई पर है। 3000 मीटर से भी ज्यादा? जी, और इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ एक वार्षिक मेला लगता है, और मान्यता इतनी गहरी है कि पास के मंदिर में जितना भी सोना चांदी का चढ़ावा आता है, हाँ, उसे इसी झील में समर्पित कर दिया जाता है। एक मिनट, सोना चांदी झील में डाल देते हैं? ये तो सुनने में बहुत अनोखा है। इसके पीछे क्या वजह है? ये सदियों पुरानी आस्था है। लोग इसे देवता का खजाना मानते हैं, और उनका मानना है कि ये कीमती धातुएं झील की पवित्रता को बनाए रखती हैं। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे पहाड़ों में लोगों की आस्था उनकी प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, लेकिन अगर आस्था और कहानियों के संगम की बात करें तो रिवाल्सर झील से बढ़कर कोई जगह नहीं है। रिवाल्सर? हाँ, तैरते हुए द्वीपों वाली झील। ये तो एक पहेली जैसी लगती है। मंडी से ज्यादा दूर भी नहीं है, पर इसकी कहानी कई धर्मों को जोड़ती है। ये सिर्फ एक झील नहीं है, एक तीर्थ है। और इसके तैरते हुए द्वीपों का रहस्य जो है, वो इसकी कहानी में छिपा है। बताइए ना। रक्षित से दीक्षा ले ली, और यहीं से गुरु पद्मसंभव की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। जब महान गुरु पद्मसंभव ने राजकुमारी की लगन देखी तो वे खुद उद्यान से उन्हें शिक्षा देने आए, लेकिन एक चरवाहे ने उन्हें साथ देखकर राजा के कान भर दिए। ओहो। राजा को लगा कि उनकी बेटी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सजा दी होगी? बहुत कठोर सजा। राजकुमारी को कांटों से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया, और पद्मसंभव को जिंदा जलाने के लिए एक चिता तैयार की गई। हे भगवान। लेकिन यहाँ चमत्कार हुआ। एक हफ्ते तक चिता से धुआं उठता रहा, लेकिन आग शांत नहीं हुई। फिर जब राजा खुद उस जगह पर गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि वो जगह एक झील में बदल चुकी थी, और उस झील के बीचों बीच एक विशाल कमल का फूल खिला था, जिस पर गुरु पद्मसंभव विराजमान थे। वाह, ये तो किसी महाकाव्य जैसी कहानी है। बिल्कुल। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप में अपना पूरा राज्य गुरु को सौंप दिया, और अपनी बेटी का विवाह भी उनसे करा दिया। तो क्या ये तैरते हुए द्वीप उसी चमत्कार का हिस्सा है? कई लोग ऐसा ही मानते हैं। बौद्ध धर्म में इस झील को पद्माकन कहते हैं, मतलब कमल वाला। अच्छा। लेकिन हिंदू मान्यता कहती है कि लोमस ऋषि ने यहाँ शिव की तपस्या की थी, और शिव ने उन्हें वरदान में 7 तैरते हुए द्वीप दिए थे। और सिखों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह भी यहाँ आए थे, जिसकी याद में यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा है। आप सोचिए, एक ही जगह पर मंदिर, मठ और गुरुद्वारा। ये अद्भुत है। एक झील कैसे अलग अलग धर्मों के लिए आस्था का केंद्र बन सकती है। अच्छा, ये द्वीप आज भी तैरते हैं, और इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। आज भी एक रहस्य है। ये द्वीप
हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इनमें नर और मादा द्वीप भी हैं। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि कभी कभी प्रकृति के कुछ रहस्य ही बने रहें तो उनकी सुंदरता कायम रहती है। बिल्कुल सही कहा। रिवालसर की तरह ही एक और झील है जिसकी कहानी उसके आकार से जुड़ी है। रेणुका झील, सोती हुई महिला का आकार। हाँ, और इसकी कहानी भी उतनी ही मार्मिक है। पौराणिक कथा के अनुसार ये झील माता रेणुका का ही स्वरूप है। अच्छा? उनके पति ऋषि जमदग्नि के आदेश पर उनके ही पुत्र परशुराम ने उनका वध कर दिया था। जब परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पिता से माँ को वापस जीवित करने का वरदान मांगा, तो वो हमेशा के लिए इस झील के रूप में यहाँ बस गईं। इसीलिए इसका आकार एक लेटी हुई स्त्री जैसा दिखता है। ये तो बहुत भावुक कहानी है। और इसी याद में यहाँ कोई उत्सव भी होता है। हर साल नवंबर में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो माँ और बेटे के रिश्ते का जश्न मनाता है। अच्छा, मेले में क्या होता है? परशुराम, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, और दूसरे देवताओं की पालकियां एक भव्य जुलूस में झील तक लाई जाती हैं और उन्हें पवित्र स्नान कराया जाता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि इतिहास और भावनाओं का संगम है। और भौगोलिक रूप से देखें तो ये झील भी काफी खास है। बहुत खास। ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये जमीन की सतह में एक दरार, मतलब एक फॉल्ट की वजह से बनी है। और इसके आसपास का इलाका? वो एक घना जंगल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ आपको हिरन, सांभर, चीतल से लेकर भालू और यहाँ तक कि शेरों का एक जोड़ा भी मिल जाएगा। तो ये आस्था के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण का भी एक बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। तो ये तो हुई वो झीलें जहाँ प्रकृति और पौराणिक कथाएं आपस में मिली हुई हैं। लेकिन हिमाचल में कुछ ऐसी झीलें भी हैं जो लगभग आसमान को छूती हैं, जहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक साधना है। चंद्रताल और सूरजताल। हाँ, बिल्कुल। अब हम लाहौल स्पीति के उस इलाके की बात कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन कम और रोमांच ज्यादा होता है। चंद्रताल यानी चांद की झील, 4270 मीटर की ऊंचाई पर। वाह। कहते हैं कि रात में जब चांद की रोशनी इसके क्रिस्टल क्लियर पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। ये चंद्र नदी का स्रोत भी है। और सूरजताल, वो तो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है ना? सूरजताल तो लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर है, बारालाचा दर्रे के ठीक सामने। ये भागा नदी का स्रोत है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जहां पेड़ पौधे भी मुश्किल से उगते हैं, वहां प्रकृति ने नीले पानी का ऐसा खूबसूरत खजाना छिपा रखा है। ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि ट्रैकर्स और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक मंजिलें हैं। और भी है ऐसी ऊंचाई वाली झीलें? हाँ, इन्हीं ऊंचाइयों पर मानातलाई झील भी है, जहां से पार्वती नदी निकलती है, और एक श्रृंगांटिंगू झील है 4200 मीटर पर, जहां से बड़ा भंगाल का नजारा किसी जन्नत जैसा लगता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हिमाचल की ज्यादातर झीलें या तो आस्था से जुड़ी हैं या फिर प्रकृति के किसी ऊंचे मुश्किल कोने में छिपी हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है ना? बिल्कुल, वो झीलें जिन्हें इंसान ने बनाया है। हाँ, और इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय है पौंग झील। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। इसे 1960 में ब्यास नदी पर एक विशाल बांध बनाकर तैयार किया गया था। कितनी बड़ी है ये? ये 42 किलोमीटर लंबी है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितनी बड़ी होगी। 42 किलोमीटर? ये तो एक छोटे शहर जितना हो गया। इतना बड़ा जलाशय बनाने का असर भी तो बहुत बड़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा। इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिससे 95 गांव पानी में डूब गए। हजारों लोगों को अपनी जमीन, अपने घर सब छोड़ने पड़े। ये तो विकास की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत थी। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि इस मानवीय त्रासदी के बीच प्रकृति ने अपना एक चमत्कार दिखाया। ये तो इस झील की सबसे हैरान करने वाली बात है। इंसानों ने अपने घर खोए, लेकिन लाखों प्रवासी पक्षियों को एक नया घर मिल गया। अच्छा। आज पौंग झील भारत के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्यों में से एक है। हर साल सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से 30 से 50 हजार पक्षी यहाँ आते हैं। और यहाँ कुछ दुर्लभ पक्षी भी पाए गए हैं। हाँ, यहाँ दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया गया है, जो भारत में भरतपुर के अलावा सिर्फ और सिर्फ यहीं देखा गया है। तो एक तरफ विस्थापन का दर्द है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का ये अनमोल तोहफा। बिल्कुल। लेकिन अब इस झील पर भी खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण और पशुओं की चराई से इसमें गाद भर रही है, जो इसके भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो पौंग विकास और पर्यावरण के बीच के इसी संघर्ष का प्रतीक है।
क्या पंडो और चमेरा जैसी झीलें भी इसी कहानी का हिस्सा हैं? हाँ, वो दोनों भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। पंडोर झील को मंडी के पास ब्यास नदी का पानी सतलुज नदी की तरफ मोड़ने के लिए बनाया गया है। मतलब इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना होगा ये। बेजोड़ नमूना। इसके लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी गई हैं। और चमेरा झील? वो चंबा जिले में रावी नदी पर बनी है। डलहौजी के पास से गुजरते हुए ये झील और इस पर बना बांध साफ दिखाई देता है। ये झीलें आज हिमाचल और पूरे उत्तर भारत को बिजली दे रही हैं। तो ये सिर्फ झीलें नहीं बल्कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने हिमाचल की झीलों के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखे। एक चेहरा है रिवाल्सर और रेणुका जैसी झीलों का, जहां सदियों पुरानी आस्था और प्रकृति की शांति है। और दूसरा चेहरा है पौंग और पंडोह का, जहां इंजीनियरिंग के चमत्कार और आधुनिक भारत की जरूरतें हैं। हाँ, और यही हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। कौन सा सवाल? इन झीलों के विशाल सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए विकास की जरूरतों और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या हम ऐसी तरक्की कर सकते हैं जो हमारी नदियों को बांधे लेकिन हमारी आस्था और प्रकृति को ना तोड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।